आपकी जो क्लास है, क्लास नोट्स हैं वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अभी शेयर किए हैं। आप में से कोई जो है उसे ओपन करके तो मुझे बता दे कि अगर कोई इशू है या नहीं है। सरबत इकबाल कहते हैं कि क्या हम प्रैक्टिस के लिए कुछ कंप्रेशन कंप्रेशन क्या होता है? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, वो माइक ऑफ कर ले। कल भी ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट ने कहा था मुझे समझ नहीं लग रही, और जब उन्होंने माइक ऑन किया तो पीछे बहुत ज्यादा शोर था। तो आप ये किया करें कि किसी पीसफुल जगह पे बैठ के क्लास लिया करें, ताकि जो है वो आपको मुश्किल ना हो किसी भी चीज की। अच्छा, सरवत पूछ रही हैं कि कॉम्प्रीहेंशन चेक करके आपको शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जितने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने हैं आप कर करके शेयर कीजिए, मैं चेक करके अपनी राय दूंगा। अच्छा, यास्मीन कह रही हैं कि फाइल खुल रही है। ठीक है। अच्छा, यासिर आफ्ताब कह रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में अगर आंसर की लेंथ ज्यादा हो जाए, कोशिश करें कि 4-5 लाइनों तक हो, लेकिन हाफ हाफ ऑफ द पेज तक जा सकती है। ठीक है। ज्यादा लिखेंगे तो आप ज्यादा फंसेंगे, मे भी आपकी कोई गलती हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है वो आप कोशिश करें कि 4-5 लाइनों में आप आंसर दे दें। अगर ज्यादा लंबा बन रहा है तो फिर ज्यादा लंबा कर दें। अंग्रेजी की एक कहावत है, शेक्सपियर का कॉल है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी कहते हैं ब्रीफ चीज को, विट कहते हैं अक्लमंदी को। कि जो अक्लमंदी होती है वो, उसकी जो रूह होती है वो मुख्त इख्तिसार में होती है, यानी मुख्तसर चीज में होती है। अगर आप चीज को लंबा करेंगे तो फिर ऐसे लगेगा कि आप अपना पॉइंट समझा नहीं पा रहे। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। आप इसे ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, और जहाँ कहीं आपको लगे आप यूज कर सकते हैं कोड। अच्छा, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो अब जो है हम आपके साथ जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और ये जी पंक्चुएशन हमारा आज का टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हों या फिर पंक्चुएशन हो, इन दोनों चीज़ों के अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। रूल्स जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, लेकिन वो तजर्बे के बाद लिखे जाते हैं। अगर आप रूल्स याद करके कहें कि मुझे चीज़ें आ गई हैं तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें नहीं आएंगी। आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें और उसके साथ साथ रूल बुक खोल खोल के देखा करें। ये पंक्चुएशंस की रूल शीट है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है वो आप लोग इसको भी बाद में भी पढ़ सकें। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रूल्स हैं। इसके साथ ही मैं आपको डॉक्स जो है वो खोल देता हूँ, और उस पर हम लिख लेते हैं कि आज का सेकंड मॉड्यूल जो है वो पंक्चुएशन के रूल्स है। ठीक है, हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम सबसे पहले आपके जो है पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम 1 साल की या 2 साल के पास पेपर्स जो हैं उधर से पंक्चुएशन करेंगे, लेकिन उससे आपका काम काफ़ी नहीं होगा। उसके बाद फिर आप मसलसल जो है वो पंक्चुएशन मुख्तलिफ ईयर्स के पेपर से कर करके मुझे बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, मैं चेक करके आपको बताता रहूँगा। ठीक है। अच्छा जी, आ, हम अपने पंक्चुएशन वाली फाइल पे जाते हैं। और सबसे पहले तो पंक्चुएशन का आपको क्लियर होगा कि क्या होती है, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। बोलते हुए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम लिखते हुए शो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बोलते हुए हम अपनी आवाज़ में बड़ा वलवला ला सकते हैं। ठीक है, या हम अपने बड़ा थकापन ला सकते हैं, या हम जो है पॉज ले सकते हैं, या हम जुमला जब ख़त्म करते हैं तो एक थोड़ा सा लंबा पॉज लेते हैं। ठीक है, या हम कॉमे की बजाय छोटा पॉज लेते हैं। ये सारी बातें हम जब करते हैं तो हम एक्चुअली पंक्चुएशंस ही लगा रहे होते हैं अपने आवाज के साथ। ठीक है, लेकिन जब हम चीज़ों को लिखते हैं तब ये होता है कि हम ये काम करना भूल जाते हैं। हमारा ख्याल ये होता है कि अगर हम सिर्फ वर्ड्स ही लिख दें तो दूसरे को समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपनी बात समझाने के लिए उसे मुख्तलिफ तरीकों से रोकना होता है, लंबा करना होता है, आपने अपना बलबला शो करना होता है, आपने सवाल पूछना होता है, आपने नफ़ी करनी होती है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हुए अगर ये काम ना करेंगे तो फिर आपको जो पढ़ने वाला होगा उसे समझ नहीं लगेगी। और एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ अपनी ऐसे की क्लासेस में भी,
वो ये कि एग्जामिनर को आपको नहीं पता कि आप कितने ज़्यादा अच्छा बोलने वाले हैं या कितना पढ़े लिखे हैं। एग्जामिनर के साथ आपका वाहिद राब्ता जो होगा वो आपकी क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स के साथ होगा। वो जितने अच्छे होंगे और जितने अच्छे तरीके से आपने उसे कम्युनिकेट किया होगा उतने अच्छा वो आपको समझेगा। अगर आपका ये ख्याल है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और एग्जामिनर को खुद ही समझ लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए राइटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो आपने इसलिए यूज़ करने होते हैं ताकि आप अपनी बात बेहतर तरीके से समझा सकें। पंक्चुएशन इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, पंक्चुएशन में आ जाता है फुल स्टॉप। ये मैं थोड़ा सा जूम लेवल हाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आए। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप आ जाता है, पंक्चुएशन में कॉमा आ जाता है, सेमी कॉलन आ जाता है, कोलन आ जाता है, उसके बाद आपके कोटेशन मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हाइफन आ जाती है, आपकी लॉन्ग डैश आ जाती है। ठीक है, ये 5-7 चीज़ें हैं जो पंक्चुएशन के अंदर देखी जाती हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी इनके रूल्स देख लेते हैं। आप में से कौन है जो पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करें। जी फहद, आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फहद, ये क्या लिखा हुआ है? एंड पंक्चुएशन। जी, एंड पंक्चुएशन का मतलब है कि जुमले के एंड पे जुमले के एंड पे जो पंक्चुएशन होगी उसे हम कहेंगे एंड पंक्चुएशन। ठीक है, ठीक है सर। रूल अच्छा। 1 सर, यूज अ पीरियड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जी, डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर आप अपनी बात करते हैं या आप अपनी बात डिक्लेयर करते हैं या कोई भी बात करते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल सबसे अच्छा है, उसके एंड पे एक फुल स्टॉप आएगा जिसे इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ जो है ये आप एग्जांपल्स भी कोट करता जाता हूँ थोड़ी थोड़ी। डेक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लिख देंगे माय, ये आई थिंक मसला कर रहा है। चलें आप खुद नोट कर लीजिए या फिर जो है आप इसको समझ लीजिए इसी तरीके से। आई थिंक टाइपराइटर मसला कर रहा है मीनवाइल। अच्छा जी, तो पहला रूल आप सब लोगों को क्लियर है। ये इसने एक डिक्लेयर की है बात कि यूज कॉमास टू सेपरेट 3 और मोर आइटम। एक मिनट, सॉरी कॉमास आ गए। जी जी, आई थिंक स्क्रॉल डाउन हो गया। हम ऊपर वापस चलते हैं और हम जो है कंट्रोल सेव करते हैं, होम में जाके हैंड टूल लेते हैं। चलें जी, ठीक है। उसने कहा है कि फुल स्टॉप लगा दें हर बात के एंड पे। ठीक है, बात खत्म होगी। अच्छा सर, रूल 2, यूज अ पीरियड एट द एंड ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई कमांड दी होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। कहने का मकसद ये है कि कोई भी सादा सेंटेंस हो, अदर दैन अदर एक्सेप्शन जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो हम जो है वो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको क्लास 1 के अंदर बता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करें फैसल फहद। सर, रूल 3 है, यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी, आपने सवाल पूछना है तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये भी क्लियर होगा सबको क्योंकि हम लोग जो हैं वो ये करते आ रहे हैं। जिन रूल्स के ऊपर ज्यादा आपके लिए नए होंगे उस पर हम बात करेंगे। ये रूल 4 बोले। यूज एन exclamation point at the end of an exclamatory sentence। जी, एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो होता है वो होता है जनाब ये वाला। ठीक है, एक लंबी लाइन होती है वर्टिकल और उसके नीचे एक डॉट लगा होता है। तो जब आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, बहुत ज्यादा जो है वो आपने कहना हो कि मतलब अपनी फीलिंग शो करनी हो, तो आप कह सकते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन। ठीक है, कितना खूबसूरत पेन है। तो इसको हम वर्ड्स में तो जब कहते हैं तो हम अपनी आवाज को ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन लिखते हुए हमें ये चीज लगानी पड़ती है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे पंक्चुएशन की तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। आपने भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा।
तो खास तौर पे ये वाले वर्ड्स ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, व्हाट अ ग्रेट वेदर, ये और वो, इस तरह की चीजों के आगे लाजमी लगता है। आहा आई हैव गॉन देयर, आहा आई हैव डन दिस, ठीक है, इस तरह की बातों के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। ठीक हो अच्छा, उसके बाद जी रूल 5 पढ़ें। सर, यूज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट एट द एंड ऑफ एन इंटरजेक्शन। जी, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो होती है वो एक आपकी फीलिंग होती है या आपका वो आवाज होती है जो नॉर्मली आप, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। मिसाल के तौर पे हुर्रा, ठीक है, आप जीतते हैं और कहते हैं हुर्रा, सही है। इसी तरह से आप कहते हैं वाओ, ठीक है, इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ आपकी एक्साइटमेंट को शो करने के लिए करते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो हुर्रा आई हैव वन द मैच, ठीक है, तो आप ये कर देंगे। जब आप कहेंगे हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, ठीक है, तब आप ये करेंगे। तो मुख्तलिफ इस तरह की जो है ना, आप जब किसी को इस तरह का वर्ड्स बोल रहे हैं जिसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या बुलाने के लिए शो कर रही होती है, तब आप ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें भी जो फॉर्मल होता है उसके अंदर आप कॉमा यूज करते हैं, और इनफॉर्मल के अंदर जो है हेलो फ्रेंड्स कॉमा आएगा, चाय पी लो। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो फिर हम इसको ऐसे यूज करते हैं। लेकिन ये जो हुर्रा और वाव वाले वर्ड्स हैं, इनके बाद लग जाए तो आपके लिए जो है वो इजी हो जाता है समझना चीज को, ठीक है। वैसे फहद, ठीक हो गया सर। चलें चलें फहद, थैंक यू। अब अली कामरान, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी अली कामरान, कॉमाज आ गए हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है, और अली कामरान मेरी ऐसे की क्लास में भी थे और उसके अंदर मुझे पता है कि मैं किस तरीके से जो है वो कॉमाज का जो है वो शोर मचाता हूँ कि आप कॉमाज बहुत लगा देते हैं। अली, आप माइक जी बंद सर। कर दें, आपकी आवाज़ पीछे से बहुत आ रही है या नॉइज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जवेरिया पूछ रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है। जवेरिया, फॉर्मली हम जो ऐसे लिखते हैं, ब्रेसी लिखते हैं, ये फॉर्मल राइटिंग होती है। इनफॉर्मली जब हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं या किसी के साथ वैसे गपशप कर रहे होते हैं, तो तब वो जो है वो इनफॉर्मल होती है। नॉवेल्स के अंदर आप हेलो फ्रेंड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे, लेकिन ऑफिशियल एसेज के अंदर नहीं देखेंगे। अलबत्ता जो स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस होते हैं हुर्रा और वाओ, इनके बाद फॉर्मल में भी देखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सोम देव साहब, आप माइक ऑन करें। जी सर। जी, कॉमास जो है मैं बता रहा था कि आप लोग बहुत एक्सेसिवली यूज करते हो या बहुत स्पेरिंगली यूज करते हो, एक मॉडरेटली आप लोग यूज नहीं करते कॉमास को। तो इसके रूल्स जो हैं ये समझने बहुत अहम हैं, ठीक है। आप रूल नंबर 1 पढ़ें जरा। Rule number 1: use comma to separate 3 or more items in a series. जी, तो हम एक सीरीज की बात करते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि आई बॉट एग्स, ब्रेड एंड बटर। तो ये हम इन, अगर तो 2 चीजें होंगी तो मैं लिख दूंगा आई बॉट एग्स एंड ब्रेड। लेकिन अगर 3 चीजें होंगी तो फिर मैं एक कॉमा यूज करूंगा और एंड से पहले कॉमा यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अगर 4 चीजें होंगी तो मैं मजीद लिख दूंगा आई मिल्क भी ऐड कर दूंगा और एक और कॉमा आ जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि ये कॉमा जो है ये एंड का रिप्लेसमेंट होता है, बजाय इसके कि आप कहें कि आई बॉट एग्स एंड मिल्क एंड ब्रेड एंड बटर। तो इसके बजाय आप ये कह दें कि आई बॉट एग्स, मिल्क, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो एंड एक कॉमे का ही यूज कर रहा है, स्पेस डाल रहा है, लेकिन 2 से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो सर जी जी, सर यहाँ एंड से पहले भी काफी जगहों पे मैंने देखा है कॉमा यूज होता है, तो इसका भी सवाल था, इसका क्या यूज है फिर? जी उसका स्पेसिफिक जो यूज है आगे आएगा आपको, इसीलिए मैंने बुलाया है कि आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद सेकंड रूल पढ़ें। Use a comma to show a pause after an introductory word. जी, इंट्रोडक्शंस करवाते हुए आप कहते हैं कि फर्ज करें अहमद अ वेरी ग्रेट पर्सन डज दिस, ठीक है। तो अहमद के बाद आप कॉमा करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये उसका नाम इंट्रोडक्शन के लिए लिया था, ठीक है। तो
जो है ना, क्या नाम है उसका, या आप स्टार्ट करते हैं ना, द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, बल्कि ये भी नहीं, इसी अक्सर नाम के आगे होता है कि अवैस अ टीचर ऑफ इंग्लिश इज टीचिंग वेल, ठीक है, और बैड, ठीक है। तो ये चीजें जो है इंट्रोडक्टरी लाइंस पहले वर्ड के बाद आप जो है अक्सर कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, थर्ड आप पढ़ें। Use a comma after two or more prepositional phrases at the beginning of a sentence. जी, use a comma after two or more prepositional phrases at the beginning of a sentence, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि prepositional phrases क्या होते हैं। इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि prepositions क्या होते हैं। अच्छा, हर लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई खास मानी नहीं होता, लेकिन वो दो चीज़ों को जोड़ने के काम आते हैं। मिसाल के तौर पे असलम ने खाना खाया, ठीक है, तो इसमें ने जो है इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन असलम और खाना खाया वाली दो चीज़ों को जोड़ने के काम आ रहा है, असलम का काम बताने के काम आ रहा है। इसी तरह एक जुमला है असलम का काम बताना, इसमें का क्या मतलब है, का खुद कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो असलम और असलम के काम को जोड़ रहा है, असलम का काम, या उसकी पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र इतनी देर में होता है, तो से और तक जो है इनका अपना कोई मतलब नहीं है। कभी भी आप अकेला वर्ड नहीं यूज करेंगे। आप सोमदेव साहब को ये नहीं कहेंगे कि जनाब तक, तो वो कहेगा क्या मतलब तक, क्या आप कहेंगे से, वो उसका कोई मतलब नहीं लेगा, ने कोई मतलब नहीं लेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि इस्लामाबाद से लाहौर तक, तो सोमदेव को समझ आ जाएगी कि इस्लामाबाद से लाहौर तक का जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस होती हैं, इनकी पे हमारा एक अलग भी लेक्चर है, लेकिन अभी आपको इंग्लिश में इन, ऑफ, टू, फ्रॉम वगैरह वगैरह, ठीक है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है वो एक इस तरह की चीज होती है जिसके अंदर 2 से 3 वर्ड्स होते हैं, 4 वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसे फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे असलम का काम, असलम का काम क्या मतलब, क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, कोई पता नहीं, ठीक है, असलम का काम। ये कह सकते हैं कि लाहौर का सफर, ठीक है, ये तो पता चल गया लाहौर का सफर, लेकिन ये क्या पता चला किसका, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ठीक है। तो ये फ्रेजेस होते हैं जिसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वो होते हैं जिसके अंदर प्रेपोजिशंस यूज करके इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो। मिसाल के तौर पे above line, above the sorry lines, ऊपर वाली लाइनें, ठीक है, या in the morning, सुबह के वक्त, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं from time to time, ठीक है, इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये आपके जो है वो डिफरेंट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। अच्छा, अब आप जब वापस रूल पे जाते हैं तो वो कहता है कि यूज अ कॉमा आफ्टर 2 और मोर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। मिसाल के तौर पे फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, कॉमा, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, ठीक है। फ्रॉम कराची टू मुल्तान, दूसरा फ्रेज आ गया, एंड फ्रॉम सवात टू लाहौर द मोटरवेज वर क्लोज्ड। बताना था कि मोटरवे बंद है धुंध की वजह से या किसी वजह से, और यही बताना है कि कौन कौन सी मोटरवे बंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रॉम कराची टू मुल्तान दूसरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, एंड फ्रॉम सवात टू लाहौर ये तीसरा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये तीनों फ्रेजेस जो हैं ये इकट्ठे होके जब आएंगे तो हम एक कॉमास के साथ इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के साथ जो है हम डिफरेंट फ्रेजेस वाला कॉमा यूज करते हैं।
जी सोमदेव, आप चौथा रूल पढ़ें। जी सर। Use commas to set off words that interrupt the flow of thought in a sentence. जी, वो कहता है कि जब आप कोई बात कर रहे हो जहाँ लंबी बात हो रही हो और आपकी थॉट रुक रही हो, वहाँ किसी अप्रोप्रिएट जगह पे कॉमा लगा दें। लेकिन ये काफ़ी एडवांस्ड रूल है और इसको मैं रेड पेंट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में भी याद रहे। और ये आपने CSS के लिए कम से कम पंक्चुएशन के लिए ये काम नहीं करना। इसकी वजह ये है कि आपका जो है ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल का हो जाता है। ऐसे के अंदर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका लेवल इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप इसको जो है इस लेवल के ऊपर खुद ही थॉट्स को रोकने के काम करें। प्रेसी के पेपर में आपने नहीं करना, आप छोटे सेंटेंसेस यूज कर लेंगे, लेकिन आप जो है वो फ्लो ऑफ थॉट को जज नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, जब तक आप काफ़ी सारे एसेज नहीं लिखेंगे आपको नहीं पता चलेगा इस चीज़ का। ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे और ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी प्रेसी के पेपर में। अच्छा जी, आगे आगे बढ़ें। Use comma to set off names used in direct address. जी, मैं एक एड्रेस लिखता हूँ किसी लिफाफे पे, मैं लिखूंगा कि सोमदेव साहब, ठीक है, फर्ज करें सोमदेव कॉमा 14th स्ट्रीट कॉमा रावलपिंडी। ठीक है, तो कोई एड्रेस अगर आ जाता है तो आप कॉमा लिखते हैं। सिंपल सी बात है, आप पहले भी इसको करते रहे हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब रूल 6 पढ़ें। Use a comma before and or but when it joins simple sentences into a compound sentence. जी, ये आप वाली बात आ गई है। ठीक है, वो कह रहा है कि आप कॉमा यूज करें बिफोर एंड और से पहले कॉमा यूज कर लें, लेकिन जब सिंपल सेंटेंसेस मिलके कंपाउंड सेंटेंस बन रहा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बनाते हैं, he goes to school and he weaves his sweater। ठीक है, तो दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनका कंपाउंड किया है तो हम इधर कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं लगा सकते, जहाँ वर्ड्स होते हैं। जब सोमदेव ने पूछा था कि एग, ब्रेड, बटर एंड मिल्क जो है वो, तो वो वर्ड्स थे, लेकिन ये सिंपल सेंटेंसेस मिलके कंपाउंड सेंटेंस बना है। ठीक है, इस जगह पे आप कॉमा लगा सकते हैं, वर्ड्स के अंदर नहीं लगा सकते। इसी तरह जो है वर्दा ने पूछा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, तो वर्दा ये वाले जो रूल्स हैं ये डिफरेंट इंग्लिश के डिफरेंट हैं, लेकिन हम वो रूल्स पढ़ रहे हैं जो आपके CSS के एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरे ख्याल क्लियर हो गया। दो छोटे सेंटेंसेस को एक बड़े सेंटेंस में मिलाया है। मैं ये कहूँगा कि आप ये वाली प्रैक्टिस ना करें, लेकिन अगर करेक्शन के अंदर जब आएगी तो आप ज़रूर करें। आप छोटे जुमले लिख लीजिए, लेकिन बड़े जुमले ना बनाइए, कंपाउंड सेंटेंसेस कम बनाइए। ठीक है, आपसे गलती हो जाएगी, ये ट्रिकी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपकी जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वहाँ ये याद रखेंगे कि जहाँ दो सिंपल सेंटेंसेस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बना होगा, वहाँ जो है आपने अवॉइड करना है, वहाँ कॉमा लगाना है यहाँ। ठीक है जी सोमदेव। जी सर। Use a comma after the salutation of a friendly letter and after the closing of both a friendly letter and a business letter. जी, इस तरह के आप लोग लिखते रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। डियर असलम कॉमा आता है, ठीक है, फ्रेंडली लेटर्स में। लेकिन अगर आप लिखते हैं डियर तो लिखेंगे नहीं, फिर आप लिखेंगे क्या नाम है उसका, मिस्टर अहमद, अगर कोई कारोबारी खत लिख रहे हैं, उसके बाद फिर कॉमा जो है वो नॉर्मली नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इसी तरह क्लोजिंग के वक्त आप जब लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, कॉमा लगता है क्लोजिंग के वक्त। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये एक सिंपल सी बात थी, ये भी आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अब लेटर का तो आपको नहीं आएगा पेपर में। हाँ, अगर आप किसी जगह और जगह लेटर लिख रहे हैं तो इस बात को यूज में रखिएगा। जी, रूल 8 पढ़ें।
Use a comma to prevent a misreading. जी, मिस रीडिंग ये वही बात है जो रूल 4 के अंदर थी, जिसे मैंने रेड कर दिया था कि ये आप जब तक बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकेंगे तब तक आप इसको जो है वो नहीं समझ पाएंगे कि मिस रीडिंग कहाँ होती है। ठीक है, इसलिए जो है वो आप इसको भी ना तो आपके प्रेसी वाले पेपर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा और ना आप कोशिश करें कि ऐसे के अंदर लिखें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप लिखिएगा इसे। Rule अच्छा, 9. जी जी। Use commas before and after the year when it is used with both the month and the day. Do not use a comma if only the month and the year or the month and the day are given. जी, अच्छा, ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। इसमें आप एक और चीज़ नोट कर लें जो बहुत सारे लोगों को CSS करने के बाद भी नहीं पता होती, और वो ये होती है कि जब आपने डेट लिखनी है तो उसके दो फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट होता है सितंबर 14, 1999 फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा होता है 14th of September 1999। तो अगर आपने सितंबर ऑफ का वर्ड लिखना है फिर आपको TH भी लिखना पड़ेगा और आपको ऑफ भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप लिखें 14 सितंबर 1999। अगर आपने ऐसे लिखना है तो फिर सितंबर 14 1999। तो ये अभी तक मैं ऑफिशियल लेटर्स में गलती देखता हूँ कि ये डेट सही तरीके से नहीं लिखी होती। ठीक है, तो इसको देखना है। तो इसी में उसने ये बात बताया है कि मंथ और डेट के बाद आपने ईयर को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना होता है। अलबत्ता जब लिखते लिखते जब आप ये लिखेंगे कि ही वेंट to school on September 1919 और साल नहीं लिखेंगे फिर आप सितंबर और 19 के दरमियान कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। रूल 10 पढ़ें। Use commas before or after the name of a state or a country when it is used with the name of a city. समझ Do not लगे use a comma. कि आप लिखते हैं लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, ये देखें लाहौर कॉमा पाकिस्तान आएगा। ठीक है, सिंपल लाहौर पाकिस्तान नहीं आएगा जब भी आप इसे लिखें। जी आगे बढ़ें। Do not use a comma after the state postal abbreviation followed by a zip code. जी, ये क्योंकि जिप कोड जो है अमेरिका वगैरह में यूज होते हैं तो ये आपके लिए जरूरी चीज नहीं है। आगे बढ़ें। Use a comma or pair of commas to set off an abbreviated title or degree following a person's name. जी, अगर आपने लिखना है कि अवैस अली कॉमा PhD, ठीक है, तो उस दोनों के दरमियान जो है वो आप कॉमा लगाएंगे। रहमान आप पूछें जो आप पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने ये सर रूल 9 में डेट का बताया है सर कि मई फॉर एग्जांपल मई 2 कॉमा 2011, फिर इसके आगे सर जैसे आपने फुल स्टॉप लगाया, अगर ये शुरू में हम किसी सेंटेंस के लिखें और आगे सेंटेंस लिखना हो तो फिर अक्सर इसके ईयर के बाद भी काम आता है सर, ये मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। नहीं आता कॉमा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, आप इस तरह क्वेश्चंस नोट कर लिया करें और बाद में मैं आपको टाइम देता हूं वो तब आप पूछ लिया करें। अच्छा सोमदेव, हम बात कर रहे थे कि रूल 11 के अंदर के नाम और डिग्री के दरमियान होता है। मिसाल के तौर पे अवैस अली कॉमा PhD, अल्लाह मुझे PhD करवाए। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे मुल्कों में डॉक्टर अवैस अली लिख दिया जाता है अगर उसने PhD की हो तो। अच्छा जी, उसके बाद रूल 12 पढ़ें। Use a comma or pair of commas to set off to when to means also. अच्छा, TWO2 वाले 2 का दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक तो ऑल्सो के मतलब में आता है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो दूसरे मतलब में आता है, भी के मतलब में आता है। तो इसमें जो है जब आप ऑल्सो वाला करेंगे कि यूज अ कॉमा और पेयर ऑफ कॉमास टू सेट ऑफ टू व्हेन टू मींस ऑल्सो, ये देखें आप। Not only he but Ahmed too
went cinema। ठीक है, ये असल में टू जो है ये ऑल्सो वाले मीनिंग में आया है, बट अहमद ऑल्सो। तो जहाँ ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी जहाँ आप ऑल्सो की जगह टू यूज कर रहे होंगे, तो फिर आप ये उस पार्ट से पहले जो है कॉमा लगा के उसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, असल में ये यही बात है कि नॉट ओनली ही कॉमा बट अहमद ऑल्सो वेंट टू सिनेमा। ठीक है, तो ये उसने जो है वो थोड़ा सा आपको एक तरह से क्वेश्चन किया है कि आपने टू वहां लगाना है जहां वो ऑल्सो के मीनिंग में यूज हुआ हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो ये वर्ड हो सकता है ना कि ही टू वेंट टू लाहौर, इधर नहीं। ठीक है, तो उस जगह पे आप कर सकते हैं। तो ये कॉमास के कुछ रूल्स थे। ठीक है, और आगे आखिरी रूल पढ़े। Use a comma or pair of commas to set off a direct quotation. जी, जब आपने कोई कोटेशन लिखनी है तो उससे पहले कॉमा लिखना है। मिसाल के तौर पे ही सेड कॉमा, फिर आप लिखेंगे गो होम फुल स्टॉप। ठीक है, तो इससे पहले कोटेशन से पहले कॉमा लिखा जाता है। अगर कोटेशन दो हिस्सों में तकसीम हो फिर भी कॉमाज आते हैं। गो टू स्कूल कॉमा ही सेड कॉमा एंड हेल्प योर टीचर। ठीक है, ये देखें इसमें भी जो है दोनों पार्ट्स सेपरेट करने के लिए कॉमा आया है। ठीक हो गया, थैंक यू सोम, आपने जो है वो हमारे साथ कॉमास के रूल्स पढ़े हैं। और शहबाज आप माइक ऑन करें। शहबाज आई थिंक बिजी हैं। सरवत इकबाल आप माइक ऑन करें। सरवत भी बात नहीं करना चाह रहे। जुनेरा आप करें। सर मैंने ऑन कर लिया है। जी जी, सरवत ये सेमी कोलन्स और कोलन्स ये क्या होते हैं? सर ये पढ़ना शुरू करूं? जी पढ़ें। Use a semicolon to join parts of compound sentence when a conjunction such as and, but, or is not used. Remember that a compound sentence has two or more simple sentences that are joined by a conjunction. जी सरवत, अगर आपसे पूछा जाए ना कि एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि सेमीकोलन्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ये सिर्फ इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि आप बता सकें कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में कोई डिग्री की हुई है। ठीक है, एक फनी सी बात है। ठीक है, लेकिन जो है वो आपको मैं ये कहूँगा कि आप अपने CSS के ऐसे के अंदर अवॉइड करें, जितने ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं सेमीकोलन्स। लेकिन अगर आपको उसमें आता है आपके करेक्शन के अंदर आता है, पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन में आता है, फिर आप इसको यूज करेंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो वो कहता है कि यूज अ सेमीकोलन टू ज्वाइन पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन अ कंजंक्शन सच एज एंड बट और इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो ये देखें एक कंपाउंड सेंटेंस में बना के दिखाता हूँ आपको। ही वेंट टू स्कूल, he did his। अच्छा, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल की थी ना, ये देखें मदर वाली एक एग्जांपल हमने इधर की थी। ये he goes to school and she weaves his sweater, इधर ही हम लिख लेते हैं। अगर and या और नहीं आएगा फिर आप ये ऐसे लिखेंगे he goes to school semicolon she weaves a sweater। ठीक है, जब कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर एंड या और यूज नहीं हुआ तो तब आप सेमीकोलन के साथ उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर बात बहुत लंबी हो रही हो, मुख्तलिफ कॉमास बार बार आ रहे हों, तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ थिंग को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि मिल्क बटर एंड ब्रेड कॉमा सेमीकोलन। ठीक है, शैम्पू शैम्पू सोप एंड कंडीशनर। जी,
ये मिल्क बटर और ब्रेड जो हैं ये खाने पीने वाली चीजें हैं, शैम्पू सोप और कंडीशनर जो हैं ये वॉशरूम की चीजें हैं। तो डिफरेंट चीजों की लिस्ट अगर आपने सेपरेट करनी हो तब भी आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से नीलम ने पूछा है कि एंड को ओमिट करके कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पंक्चुएशन दी होगी तो तब आप कोई वर्ड ओमिट नहीं कर सकेंगे, आप उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए उसकी प्रॉपर पंक्चुएशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आगे आपका रूल आ जाता है, सरवत आप पढ़ें सेकंड रूल। जी सर, use a colon to introduce a list of items that ends a sentence. Use a phrase such as these, the following, or as follows before the list. जी, हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, फॉलोइंग आर द थिंग्स टू डू एट होम कोलन, उसके बाद फिर हम लिस्ट ऑफ थिंग्स दे देते हैं। उर्दू में हम लिखते हैं कि इसकी अक़साम मदरजा ज़ैल हैं, आगे हम कोलन लगा देते हैं, फिर नीचे चीज लिखते हैं, लिस्ट लिखते हैं, तो इधर कोलन यूज होता है, ठीक है। और थर्ड रूल, Use a colon to separate the hour from the minute when you write the time of day. जी आप जब लिखते हैं कि 3 hours 15 minutes, ठीक है, 3 hours 15 minutes, तो इनको सेपरेट करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, कॉलन लिख सकते हैं। इस तरह बहुत सारे मुल्कों में 3 और 15 ऐसे भी कॉमा लगता है, ठीक है। हमारे यहाँ इसकी बजाय सॉरी कॉलन लगता है 3:15, ये चीज, सॉरी मैं पीछे कॉमा पे रह गया था। जब आपने 3:15 कहना है तो 3:15 हम इस तरह से कह देते हैं, ठीक है, इजी सा रूल है। फोर्थ रूल पढ़ें। Use a colon after the, sir ये क्या लिखा हुआ है? सैल्यूटेशन सलूट करते हुए, Salutation of a business letter. ठीक है। सैल्यूटेशन जैसे डियर सर है, उसके बाद हम कॉमा लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो अभी 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा आते हैं और जल्दी जल्दी बाकी रूल्स देख के फिर एक आधा पेपर सॉल्व करते हैं।